नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है आपने जैसा कि थंबनेल में देखा, ये हेपेटाइटिस के बारे में। जी हाँ, ये वही हेपेटाइटिस है, लीवर का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। ये वही हेपेटाइटिस है जिसको हम हेपेटाइटिस बी बोलते हैं या जिसको हम हेपेटाइटिस सी बोलते हैं। हेपेटाइटिस ई भी होता है, हेपेटाइटिस ए भी होता है। तो ये कई प्रकार का है। खासकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो सबसे ज्यादा हजार्डस फॉर्म है हेपेटाइटिस का, ये वीडियो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन एंड सिम्टम को लेकर के एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। मैं ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगा। जॉइंडिस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप वो जॉइंडिस का अगर वीडियो देखिएगा तो आपको उसके अंदर कैसे जॉइंडिस प्रोड्यूस होता है, मतलब एक्चुअली क्या है हेपेटाइटिस के अंदर, जो समझने वाली एक चीज है जो मैं इस वीडियो में भी बड़े शॉर्ट में समझाने वाला हूं, उतना डिटेल में नहीं। क्योंकि अगर वो चीज उतनी डिटेल में आपको पढ़नी है तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। ऊपर कार्ड में जॉइंडिस का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वो समझने वाली चीज है कि व्हाट इज बिलीरुबिन, व्हाट इज कंजुगेटेड बिलीरुबिन, या कंजुगेटेड बिलीरुबिन को हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सीडी सबको पता है, जो खत्म हो चुकी है, सबको पता है सीडी से याद रख लीजिए। सी फॉर कंजुगेटेड एंड डी फॉर डायरेक्ट। तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सीडी से आप याद रख सकते हैं। इसका आपको पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब कंजुगेटेड बिलीरुबिन बॉडी में बढ़ेगा, कौन सी ऐसी कंजुगेटेड है जब कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बॉडी में बढ़ेगा। ठीक है ना, ऐसी कौन सी कंडीशन है किसमें हमको पीलिया देखने को मिलेगा, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बिलीरुबिन तो बढ़ रहा है, अनकंजुगेटेड बढ़ रहा है, बट पीलिया नहीं दिखेगा हमको। हो सकता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल उस पेशेंट के अंदर जो नाम तौर पे 0.3 0.4 हो, वो 10 हो। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं हल्की सी इस वीडियो में क्लियर करूंगा, बट मैं वीडियो को अनड्यूली लंबा नहीं करना चाहता। और पहली बार मैं पहले ही वो चीज क्लियर कर चुका हूं। तो ये वीडियो को देखने के पहले जो एंथुजियास्टिक मेरे दर्शक हैं, वो उस वीडियो को ऊपर कार्ड में लिंक है, जाकर के देखिए, जॉइंडिस पे वीडियो। चलिए अब हम आते हैं। सबसे पहले हमको ये चीज समझनी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को समझने के लिए हमको 3 प्रकार का जॉइंडिस को समझना पड़ेगा। व्हाट इज प्री हिपेटिक, हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सेंटर की चीज पहले समझ लो। हिपेटिक मतलब लीवर, लीवर मतलब लीवर के फॉल्ट के कारण जो जॉइंडिस होगा वो हिपेटिक जॉइंडिस है। और वो कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ 2, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी। मतलब लीवर जब खुद बीमार है तो वो एक काम नहीं कर पाएगा जिसको हम कंजुगेशन ऑफ बिलीरुबिन बोलते हैं। और वो क्या होता है मैं बड़े शॉर्ट में समझाता हूं आपको। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम दूसरी स्क्रीन पे चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है मेरे पीछे आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं और मुझे भी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, मोटा मोटा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बिलीरुबिन जो होता है वो आरबीसी के टूटने के बाद उसका बाय प्रोडक्ट है। पहली चीज समझो, क्यों आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, जिसका लाइफ स्पैन, जिसकी उम्र 120 दिन होता है, वो 120 दिन के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं आरबीसी। जब आरबीसी टूटता है तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। पता है सबको, हीमोग्लोबिन होता है। हीम अलग होता है, ग्लोबिन अलग होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो वापस से सिस्टम में चला जाता है, रीयूटिलाइज होता है। और हीम मतलब आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन ही तो होता है, तब तो हीमोग्लोबिन लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएं लाल क्यों होती है? आयरन के कारण। अब आरबीसी टूटा, हीमोग्लोबिन निकला, हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ टूटता है। हीम अलग होता है, ग्लोबिन अलग होता है। ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, बॉडी उसको खुद यूज करती है। और जो हीम होता है वो आयरन, वो रीयूटिलाइज होता है अगले आरबीसी को बनाने के लिए। लीवर में जाके, लीवर स्प्लीन में जमा हो जाता है, जाके बॉडी उसको वहां से वापस यूज कर लेती है। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि जब ये आरबीसी टूटता है ना, तो इसके टूटने के दौरान बिलीरुबिन निकलता है। बिलीरुबिन एक एंड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। मतलब आरबीसी के ब्रेकडाउन जो होता है, हीमोलिसिस बोलते हैं। हीम मतलब ब्लड और लेसिस मतलब टूटना, क्योंकि एक आरबीसी 120 दिन का तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो टूटता है। तो हीमोलिसिस की प्रक्रिया हमारी बॉडी में लगातार चलती है। जब हीमोलिसिस होता है तो बिलीरुबिन निकलता है। अब बिलीरुबिन की कुछ दिक्कतें हैं, बड़ा अच्छे से सुन लेना। इतना शॉर्ट में मैं जो बता रहा हूं ना, बड़ा फिजियोलॉजी का प्रोफेसर भी नहीं बता पाएगा आपको, याद रखना। और चैलेंज कर रहा हूं ये चीज। तो क्या हुआ साहब, हीमोग्लोबिन निकला। कब निकला? हीमोलिसिस के दौरान निकला। हीमोलिसिस क्यों हुआ? क्योंकि एक आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है, वो टूटा, हीमोलिसिस हुआ। हीमोलिसिस के अंदर हीम और ग्लोबिन अलग हुए, दोनों वापस यूटिलाइज होने
के लिए गए। ग्लोबिन प्रोटीन है, यूज करेगी बॉडी वापस से आरबीसी बनाने को, हीम का वापस से आयरन का यूज होगा। जब ये हीमोलिसिस हो रहा है, हीमोग्लोबिन अलग होता है, तो बीच में से निकलता है एक बाय प्रोडक्ट जिसको कहते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन है वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी समझ लो, ये वेस्ट है, इसको बॉडी से निकालना है। बट एक दिक्कत है कि जो बिलीरुबिन अभी निकला है ना, वो साला फैट सॉल्यूबल है। आप ये याद रखना कि हमारा बॉडी के अंदर जितने भी एक्सक्रीशन के पोर्टल है, एक्सक्रीशन के पोर्टल मतलब वो सारे दरवाजे जहां से हमारी बॉडी कई तत्वों को बाहर एलिमिनेट करती है, ये सारे काय के पोर्टल होते हैं, एक्सक्रीशन के पोर्टल हैं। ये सारे एक्सक्रीशन के पोर्टल जो होते हैं ये वाटर के बेस पे काम करते हैं। मतलब मेरे को कोई चीज, अगर आप पहले कितने पोर्टल हैं जहां से हम एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन मतलब कोई भी जहरीला तत्व, कोई भी एंड प्रोडक्ट हमारी बॉडी का जो हमारे काम का नहीं है, उसको हम एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब हमारे एक्सक्रीटरी रूट कितने हैं? एक है हमारा एक्सक्रीटरी रूट सांस, हम जो एक्सेल करते हैं वो एक्सेलेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी का है वो एक्सेल करते हैं। इसका बेस वाटर है, आपको पता है, पानी है ना इसका बेस। एक्सचेंज कहां पे हो रहा है? एल्वियोलाई में हो रहा है ना। तो ये तो कुल मिला के वाटर बेस मिला, और वाटर बेस के एल्वियोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है। उसका बेस क्या है? वाटर है ना। मतलब अगर वाटर नहीं होता हमारे एल्वियोलाई में तो हम एक्सचेंज नहीं कर पाते, ना हम ऑक्सीजन को अपलोड कर पाते, ना हम वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लोड ऑफ कर पाते जो हम एक्सेल निकालते हैं। ठीक है, पानी है उसका बेस। दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का सूसू, यूरिन। यूरिन जब हम करते हैं तो यूरिन तो शुद्ध पानी है ना। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे यूरिनरी रूट से कोई चीज मेरे शरीर को छोड़ के बाहर जाए तो उसका वाटर सॉल्यूबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? उसका वाटर सॉल्यूबल होना जरूरी है। उसी तरह से अगर मैं कोई खतरनाक गैस को एक्सहेल करना चाहता हूं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका वाटर मीडियम में प्रेजेंस होना जरूरी है। जिस तरह से यूरिन के थ्रू में कोई वेस्ट प्रोडक्ट अगर चाहता हूं कि मैं यूरिन से सूसू करके बाहर कर दूं, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट का वाटर सॉल्यूबल होना जरूरी है। दूसरा एक्सक्रीटरी रूट क्या हो गया? यूरिन। तीसरा एक्सक्रीटरी रूट क्या हो गया? पोटी। अगर मैं चाहता हूं कि कोई चीज मेरी लेटरिन से मेरे को शरीर को छोड़ के एक्सक्रीट हो जाए तो उसका वाटर सॉल्यूबल होना जरूरी है, क्योंकि जब वाटर सॉल्यूबल होगी तभी वो मेरे इंटेस्टाइन में मल के साथ मिल पाएगी। उसको इंटेस्टाइन में उड़ेल दिया जाएगा, पर वो सिर्फ तब हो सकता है जब वो वाटर सॉल्यूबल हो। चौथा एक्सक्रीटरी रूट हमारा है स्किन, जिससे हम पसीने के रूप में चीजों को एक्सक्रीट करते हैं। आप में से पता नहीं कितनों को पता है, नहीं पता है, हमारे एक्सक्रीट करने के 4 रूट है। हम सांस के थ्रू हम चीजों को एक्सक्रीट करते हैं, हम यूरिन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन में मिला के एक्सक्रीट करते हैं, हम लेटरिन के अंदर वेस्ट प्रोडक्टों को मिला करके हमारी बॉडी से छोड़ती है, और पांचवा है स्किन, जिसमें पसीने के थ्रू हमारे कई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी को छोड़ के बाहर आते। और यही कारण है जब वो चीज हो रही होती है तो पसीने में से दुर्गंध का एक बहुत बड़ा कारण होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो लोग बहुत हायर मेडिकेशन पे होते हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उनके पसीने से भी एंटीबायोटिक की दवाइयों की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सक्रीट कर रही होती है। इतनी बात समझ में आई है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इतने हैं 4, और इनसे कोई भी चीज को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो चीज वाटर सॉल्यूबल होगी, तभी वो मेरे सूसू से, मेरी पोटी से, मेरे पसीने से और मेरी सांस से मेरे को छोड़ के, मेरे शरीर को छोड़ के एज अ एक्सक्रीशन बाहर जाएगी। अगर वो चीज वाटर सॉल्यूबल नहीं है तो ना मेरी सूसू से बाहर जाएगी, ना पोटी से बाहर जाएगी, ना पसीने से, ना सांस से। इतनी सिंपल। अब हमारे पास यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? बिलीरुबिन है। अब बिलीरुबिन की एक प्रॉब्लम है कि जब हीमोलिसिस से बिलीरुबिन निकला वो साला था, वो फैट सॉल्यूबल था, वो वाटर सॉल्यूबल नहीं था, वो वाटर सॉल्यूबल नहीं था। अब मैंने क्या बोला कि एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे बॉडी से कोई भी चीज को एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकालने के लिए जरूरी है कि इसको पहले आप वाटर सॉल्यूबल करो। फैट सॉल्यूबल से इसको वाटर सॉल्यूबल आप कर दोगे, तो अगर ये वाटर सॉल्यूबल हो गया तो ये 4 जो रूट हैं एक्सक्रीशन के, किसी से भी मेरे शरीर से बाहर चला जाएगा। अब ये हीमोग्लोबिन, ये बिलीरुबिन क्या है? सॉरी, हीमोग्लोबिन नहीं है, बिलीरुबिन क्या है? ये है साला फैट सॉल्यूबल। अब ये फैट सॉल्यूबल है तो ना ये सूसू से निकलेगा, ना ये पोटी से निकलेगा, ना ये सांस से निकलेगा, ना ये पसीने से निकलेगा। इसको मेरे को कंजुगेट करना पड़ेगा। तो जब हीमोलिसिस से बिलीरुबिन निकला वो अनकंजुगेटेड था, और उसको कंजुगेट करने का काम मेरा लीवर करेगा। वो मेरा लीवर उसको पूरी तरह से कंजुगेट कर देगा। उसको कंजुगेट करना मतलब वाटर सॉल्यूबल बनाना, और अनकंजुगेटेड करना, अनकंजुगेटेड करना नहीं, वो तो पैदा ही अनकंजुगेटेड हुआ। अनकंजुगेटेड मतलब फैट सॉल्यूबल, और फैट सॉल्यूबल की प्रॉब्लम क्या है कि एक्सक्रीशन से नहीं निकलेगा, तो उसको हमने करा वाटर सॉल्यूबल।
वाटर सॉल्यूबल किसने करा? मेरे लीवर ने उसका कंजुगेशन कर दिया। तो कंजुगेशन करने के बाद वो वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। और यही चीज होती है कंजुगेटेड, मतलब डायरेक्ट जो बिलीरुबिन होता है वो वाटर सॉल्यूबल बिलीरुबिन होता है। और वो वाटर सॉल्यूबल है तो वो आराम से डिओडिनम, मतलब वो लीवर क्या पूरा का पूरा बिलीरुबिन निकला, वो लीवर में गया, लीवर ने उसको कंजुगेट करा, फैट सॉल्यूबल से उसको वाटर सॉल्यूबल बनाया, और वाटर सॉल्यूबल बना के उसको बाइल डक्ट से सीधे डिओडिनम में पटक दिया, और डिओडिनम से वो लैट्रिन के थ्रू बाहर निकल गया। और भाई साहब, जो लैट्रिन का टट्टी का जो पीला रंग होता है ना, दैट इज ड्यू टू द बिलीवर्डिन। वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन में बदलता है। तो मोटा मोटा समझ लो, लैट्रिन को उसका पीला रंग कहीं ना कहीं बिलीरुबिन के कारण ही प्रदान होता है, अदरवाइज लैट्रिन पीली होती नहीं, वो और बहुतेरे कलर की होती। तो ये है पूरा का पूरा मैकेनिज्म कि कंजुगेटेड बिलीरुबिन, मतलब डायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है दैट इज वाटर सॉल्यूबल, वो मेरे शरीर को छोड़ देगा। जब मेरे शरीर में कंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा तो मेरे को पीलिया होगा। बस अभी मोटा मोटा इतना समझ लो, फिर भी मैंने 12 मिनट दे दिए, बाकी जानकारी के लिए जॉइंडिस का वीडियो देख लेना। जब मेरे शरीर के अंदर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा तब मेरे को जॉइंडिस नहीं होगा, तब मेरा इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा। और यही फर्क होता है प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक में। अब प्री हिपेटिक हटा दो, यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बढ़ने की। मान लीजिए मेरे को पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस है। पोस्ट हिपेटिक मतलब मेरा डिओडिनम का वो पार्ट जहां पे ऊपर से मेरी बाइल डक्ट आके खुलती है, जो लीवर से कंजुगेटेड बिलीरुबिन को मेरे आंतों में ढोलती है और आंतों से वो लैट्रिन से निकल जाता है। तो जब मेरे को पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस होगा, व्हाट इज पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस? कि मेरे को डिओडिनम के ऊपर सूजन आ गई, और वो डिओडिनम का जो पार्ट है जहां पे वो एम्पुल ऑफ वेटर पे वो आके खुल रही है बाइल डक्ट, वो बंद हो गई। अब बाइल डक्ट हो गई बंद, मेरा लीवर स्वस्थ है, लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ठीक है। अब मेरा लीवर क्या है, कंजुगेट करता जा रहा है बिलीरुबिन को, जो अनकंजुगेटेड था, मतलब जो फैट सॉल्यूबल था, उसको कंजुगेट करके वाटर सॉल्यूबल बना रहा है। अब ये अलग बात है कि वो जहां पे ड्रेन होता है डिओडिनम में, वो रास्ता बंद हो गया। ऐसे केस के अंदर जो होगा वो जॉइंडिस होगा केस। अब यहाँ जॉइंडिस तो है, बट यहाँ पे हेपेटाइटिस नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि कंजुगेशन कर रहा है लीवर। अगर हेपेटाइटिस होता, हेपेटाइटिस मतलब हिपेटोसाइट का इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। जब इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होगा, लीवर ने हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के अंदर लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो क्या मेरा लीवर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इतना सिंपल है। उसने मेरे मतलब ऊपर से अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन आ रहा है, और लीवर क्योंकि उसमें हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी या सी हो गया, तो वो लीवर बीमार है, वो कंजुगेशन नहीं करेगा। ऐसे केस के अंदर मेरे ब्लड के अंदर मेजरली क्या बढ़ेगा? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लीवर कंजुगेट नहीं कर पा रहा है, और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है फैट सॉल्यूबल, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन वाटर सॉल्यूबल नहीं होता। और हेपेटाइटिस में कंजुगेशन नहीं हो रहा है तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा, क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन फैट सॉल्यूबल होता है, वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होता। इसलिए वो, क्योंकि वाटर सॉल्यूबल नहीं है, वो स्किन को येलो नहीं करता, वो आंखों के स्क्लेरा को येलो नहीं करता। तो मतलब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन मेरे ब्लड में है 10, और मेरे को कोई जॉइंडिस के लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फैट सॉल्यूबल है भाई, वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है। इसलिए ना वो उसका पीलापन मेरे को स्किन के अंदर दिखेगा, ना ही आंखों के अंदर दिखेगा, ना ही नाखून पीले दिखेंगे। तो ये फर्क है कि जब भी आपको जॉइंडिस हो गया है, पीलिया हो गया है, इसका ये मतलब है कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, जो कि ओरिजिनली अनकंजुगेटेड पैदा होता है, हमारे लीवर ने उसको कंजुगेट बराबर कर दिया है। और जब मेरे ब्लड के अंदर कंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा, तो इसका मतलब है मेरा लीवर कंजुगेट कर रहा है, मतलब लीवर स्वस्थ है। लीवर के बाद कहीं पे आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन है, डिओडिनम में, जहां पे जिस नली से ये पूरा का पूरा कंजुगेटेड बिलीरुबिन बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में आता है। तो जॉइंडिस होने का मतलब है पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस है। पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस होता है, जो पोस्ट हिपेटिक, 3 प्रकार का जॉइंडिस है, प्री हिपेटिक, हिपेटिक, पोस्ट हिपेटिक। हिपेटिक हटा दो इसमें से, सॉरी प्री हिपेटिक हटा दो, अपन बात नहीं करेंगे, वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो पीलिया के केस होते हैं ना, वो सब पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस के हैं, जिसमें लीवर स्वस्थ है, डिओडिनम के अंदर स्वेलिंग आ गई है, इसकी वजह से पीलिया हो गया है, पूरा पेशेंट पीला पड़ा है। क्यों? कंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ रहा है, लीवर ने तो कंजुगेट कर दिया, आगे रास्ता बंद है
तो लीवर क्या करे, वो ब्लड में आएगा। अब क्योंकि कंजुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में आ रहा है तो पेशेंट पीला पड़ेगा, पेशेंट की स्किन पीली पड़ेगी, नाखून पीले पड़ेंगे, चेहरा पीला पड़ेगा, आंखें पीली पड़ेंगी। तो जब भी तुम लोगों को जॉइंटिस दिखेगा ना तो भूल के भी आगे से ये शब्द मत यूज कर लेना किसी एलोपैथिक डॉक्टर के सामने या पढ़े लिखे पेशेंट के सामने कि इनको तो हेपेटाइटिस हो गया है इसलिए पीलिया हो रहा है। नहीं, वो जॉइंटिस है। जॉइंटिस विदाउट हेपेटाइटिस हुआ है उसको, लीवर उसका सही है, लीवर में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो तो डिओडिनम के सेकंड पार्ट में जहां पे एम्पुला ऑफ वेटर में बाइल डक्ट आती है उधर सूजन आ गई है, उधर सूजन आ गई, बाइल डक्ट बंद हो गई। अब ऊपर से लीवर पूरा का पूरा कंजुगेशन कर रहा है, वो सब ब्लड में आ रहा है। और जब भी ब्लड में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा तो कोई पीलिया नहीं होगा पेशेंट को। और क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ रहा है मतलब कंजुगेशन का काम लीवर का था, अब वो लीवर कंजुगेट नहीं कर रहा, उसको लीवर कंजुगेट नहीं कर रहा, अनकंजुगेटेड बढ़ रहा है, कोई पीलिया नहीं है। पेशेंट का बिलीरुबिन इनडायरेक्ट जो है वो 12 के करीब चल रहा है, डायरेक्ट उसका जो है वो 2 है, मतलब डायरेक्ट बिलीरुबिन सिर्फ 2 या 3 है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन उसका 12 बढ़ रहा है और उसके अंदर कोई पीलिया के लक्षण नहीं, ना स्किन पीली, ना नाखून पीला, ना चेहरा पीला, ना आंख पीली। तो ये हेपेटाइटिस का केस है। क्यों हेपेटाइटिस हो गया? हेपेटाइटिस हुआ इसलिए उसका बिलीरुबिन जो है वो कंजुगेट ही नहीं कर रही बॉडी और अनकंजुगेटेड बढ़ रहा है। अब इसको 2 मिनट में एक डायग्राम से समझ लो, फिर सीधे मेडिसिन बताता हूं और खत्म। यही होता है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या है? मेरे साथ 10 बार बोलो कि हेपेटाइटिस के अंदर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ता है। ये 10 बार लिख लेना एक कॉपी में कि जब भी तुमको अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा दिखेगा और तुम करोगे ऐ क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट में अनकंजुगेटेड 10 दिख रहा है, तुमको कंजुगेटेड तुमको सिर्फ 2 दिख रहा है, तो तुम ये समझो कि लीवर बीमार है। एंड दिस इज द केस ऑफ द हेपेटाइटिस बी या सी। क्यों? क्योंकि अनकंजुगेटेड बढ़ रहा है, क्योंकि लीवर बीमार है, वो कंजुगेट नहीं कर रहा है। जब कंजुगेट नहीं कर रहा है तो जो अनकंजुगेटेड बढ़ रहा है वो फैट सॉल्यूबल है, वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है। और वो क्योंकि फैट सॉल्यूबल है इसलिए वो स्किन पे नहीं आ पा रहा है, इसलिए वो आंखों के स्क्लेरा पे नहीं आ पा रहा है, इसलिए वो फेस पे नहीं आ पा रहा है। तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन या अनकंजुगेटेड जॉइंटिस जब बढ़ेगा दैट मींस हेपेटाइटिस। और जिसे उसको ही हम बोलते हैं हिपेटिक जॉइंटिस, कि जब हिपेटिक जॉइंटिस होगा उसमें अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा और वही हेपेटाइटिस का केस है। और जब पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस होगा उसमें कंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा और वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का केस होता है। बात खलास। 17 मिनट लग गए इसको भी समझाने में। अब ये देखिए, मुझे उम्मीद है मेरे को भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे आप ये इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं ना। मैं भी दिख रहा हूँ, मेरे पीछे आपको ये स्क्रीन दिख रही है। ये देखो आरबीसी दिख रहा है, एचबी रिलीज हुआ, टूटा, हीम अलग हुआ, ये हीम आ गया, आयरन आ गया। जब हीम अलग होता है तो इस प्रक्रिया के अंदर बिलीवर्डिन बिलीरुबिन एक ही चीज। अब इसको लेकर कंफ्यूज मत होना भी, है ना, इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बिलीवर्डिन इज इक्वल टू बिलीरुबिन, अभी ये समझ लो। ये अब क्या हुआ, हीमोग्लोबिन टूटा, हीम निकला, मतलब आयरन निकला। इस आयरन को यूजेबल फॉर्म में जब बॉडी कन्वर्ट करती है, अरे भाई हीम के रूप में ही थोड़ी उठा लेगी, इसको यूजेबल फॉर्म में बदला जाता है। जब ये हीम आयरन यूजेबल फॉर्म में बदला जाता है तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन निकलते हैं। ये बिलीरुबिन है, समझ लो। तुम ये मत पढ़ो कि बिलीवर्डिन लिखा है, ये बिलीरुबिन लिखा हुआ है, ठीक है। बिलीरुबिन निकला, बिलीरुबिन जो निकला, ये बिलीरुबिन क्या किस फॉर्म में निकला? ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के फॉर्म में निकला। अब इसको अगर मेरे को सिस्टम से बाहर करना है, कितनी बार ये लाइन रिपीट कर चुका हूं, इसको अगर मेरे को सिस्टम से बाहर करना है क्योंकि ये अनकंजुगेटेड है, ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है, ये साला है फैट सॉल्यूबल। ये फैट सॉल्यूबल अगर रहा, ये मेरे शरीर को मेरे मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। तो इसको मेरे को वाटर सॉल्यूबल बनाना है, जिससे ये मेरी सूसू से, कुछ मेरी पोटी से, कुछ मेरे स्किन के परस्पायरेशन से और कुछ मेरी एक्सेलेशन सांस से निकल जाए। वो करता है लीवर। ये अब ये जाएगा लीवर के अंदर, लीवर के अंदर जाने के बाद ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन हो जाएगा। और ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन पीला इसलिए बताया क्योंकि ये पीला होता है और टट्टी को पीला करता है। समझ गए मेरी बात? जब भी मेरा लीवर बीमार होगा तो ये अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड नहीं होने देगा। अब फर्ज करो ये लीवर के बाद यहाँ पे मेरी ये डिओडिनम है जहां पे मेरा माउस चल रहा है और ये बाइल डक्ट आ रही है। जब मेरे लीवर में जब मेरे डिओडिनम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू द स्वेलिंग, मेरे डिओडिनम और स्टमक के लोअर पार्ट में स्वेलिंग है, तो हो क्या रहा है कि ये तो बराबर कंजुगेट कर रहा है, बट क्योंकि वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है मेरे बाइल से होता हुआ मेरे स्टमक और मेरे डिओडिनम तक नहीं आ पा रहा है, तो वो ब्लड में बढ़ने लगेगा। पर मेरा लीवर स्वस्थ है इसलिए लीवर कंजुगेट कर पा रहा है। तो ये पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस है। पोस्ट मतलब लीवर के बाद कोई कारण है जो उसको रोक रहा है, और इसलिए इसको पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस बोलते हैं, पहली चीज। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस बोलते हैं, दूसरी चीज। ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि भैया ऑब्स्ट्रक्शन है डिओडिनम के सेकंड पार्ट में, जो बाइल डक्ट है वो उसके अंदर रुकावट आ गई है, पूरा बाइल नहीं आ रहा नीचे, ब्लड में जा रहा है। और क्योंकि ये कंजुगेटेड बाइल
मोटाइल है, इसलिए ये पीलिया भी पैदा करेगा। तो ये तीन चीजें एक है कि अगर ब्लड में कंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ रहा है मतलब ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है। ये इकलौती कंडीशन है जिसमें जॉइंडिस दिखेगा, पीलापन। क्यों? कंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा तभी पीलिया होगा। अगर नहीं बढ़ा, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ रहा है तो पीलिया नहीं होगा। अब यहाँ पे कौन कर रहा है अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड? मेरा लीवर कर रहा है। अब बात हम किस बारे में कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जॉइंडिस के बारे में, मतलब हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में। तो जब लीवर में हेपेटाइटिस बी या सी होगा तो ये जो स्टेप है ये नहीं हो पाएगा। अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलीरुबिन नहीं बनेगा, सिर्फ कंजुगेटेड बिलीरुबिन ही ब्लड में ज्यादा बढ़ेगा। और जब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में बढ़ता है तो उस केस में कोई भी पीलिया नहीं होगा। ठीक है, वो पीलिया नहीं होगा। तो अगर तुम्हारा पेशेंट का अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ रहा है, पहली चीज तुम्हारे पेशेंट के अंदर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के साथ पीलिया नहीं है। अब हम साइन एंड सिम्टम पे आ गए। अनकंजुगेटेड मतलब इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का बढ़ना। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का बढ़ना, काफी बढ़ना, 10, 11, 12, 8, 9 इतना होना। दूसरी चीज, पेशेंट के अंदर पीलिया का कोई निशान ना होना। ना पेशेंट के अंदर जॉइंडिस है, ना इक्टेरस है, ना उसकी स्किन पीली है, ना उसका स्क्लेरा पीला है, ना उसके नाखून पीले है, ना चेहरा पीला। तीसरा सिम्टम है ना, तो आप समझ जाओ ये हेपेटाइटिस का केस है। आपको सीधे सीधे उसकी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट कराना है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द हेपेटाइटिस सी एंड बी वायरस और कैरियर के। तीसरा सिम्टम क्या होगा? भूख खत्म पे बिल्कुल। क्यों? लीवर में ही इन्फ्लेमेशन है, लीवर में हेपेटाइटिस सी वायरस या बी वायरस का संक्रमण है। बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, खाने से बिल्कुल उपरती हो जाना, इनडाइजेशन होना, पेट फूलना, गैस बनना, नौशिया होना, वोमिटिंग होना, ये सारी चीजें चलेंगी। पेशेंट की हालत दिन पे दिन खराब हो जाना, बहुत बुरी हो जाना। और फिर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, चौथे दिन ये सारी चीजें होंगी। आपने जांच कराई, आपका हेपेटाइटिस बी या सी की सत्यापन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। अब आप करोगे इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये पूरी कहानी मैंने बता दी। क्यों होता है हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस मतलब हिपेटोसाइट या लीवर के इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। और वो होता है एक वायरल इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है, सी वायरस हो सकता है। अब आते हैं सीधे सीधे ट्रीटमेंट। The three most important medicine indicated in the case of this hepatitis infection are, मेरे को ऐसी दवा चूज करनी है जो मेरे को पता है कि वो लीवर की प्राइमरी मेडिसिन है। पहली चीज, मेरे को ऐसी दवा यूज करनी है जो रिपर्टरी के अंदर हेपेटाइटिस या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर पे लिखी है। मेरे को ऐसी मेडिसिन यूज करनी है जो कहीं ना कहीं जॉइंडिस को भी कवर करें, क्योंकि मैं भले मान के चल रहा हूं कि हेपेटाइटिस है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है, और लीवर बीमार है तो वो कंजुगेटेड नहीं बना पाएगा बिलीरुबिन, ज्यादातर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा। पर अनकंजुगेटेड जब बिलीरुबिन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ कंजुगेटेड भी बढ़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों में से एक नॉर्मल रहे और एक बढ़े। मतलब कहने का है नॉर्मल है तो दोनों नॉर्मल है। अगर हेपेटाइटिस का केस है तो मैं मानता हूं कि अनकंजुगेटेड 5 या 7 या 21 भी हो सकता है, मैंने 20 भी देखा है। बट अगर कंजुगेटेड 20 हो जाएगा तो कोई कॉमन सेंस लगाओ ना कि अगर अनकंजुगेटेड 20 हो जाएगा तो कॉमन सेंस लगाइए कि कंजुगेटेड भी कम से कम 2 या 3 तो पॉइंट हो जाएगा। जो पॉइंट 1.2 करीब होता है तो वो कम से कम 2 या 3 गुना वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बिल्कुल क्लिनिकल है मेरा, शुद्ध। मैं कोई इसमें होम्योपैथी धका नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अभी तक होम्योपैथी की बात नहीं करी, 25 मिनट होगा। अब मैं बात करूंगा वो भी सिर्फ मेडिसिन के नाम को लेके, पर सिलेक्शन पूरा क्लिनिकल है। मेरे को ऐसी मेडिसिन चाहिए जो लीवर की प्राइमरी मेडिसिन हो, मेरे को ऐसी मेडिसिन चाहिए जो जॉइंडिस की प्राइमरी मेडिसिन हो, मुझे ऐसी मेडिसिन चाहिए जो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर या फिर हेपेटाइटिस की प्राइमरी मेडिसिन हो। मेरे को सारा क्राइटेरिया यही है। एंड द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द सच अ केस ऑफ द हेपेटाइटिस बी और सी आर। पहली मेडिसिन चाइना। क्या कोई मेडिसिन है जो लीवर की चाइना से बड़ी मेडिसिन हो? जितने भी लिटरेट पढ़े लिखे होम्योपैथ होंगे वो अभी अपना जवाब ऐसे हिलाएंगे कि नहीं साहब, चाइना से बड़ी कोई भी हिपेटिक मेडिसिन इस पूरी मटेरिया मेडिका में नहीं है। दिया लेके तुम ढूंढ लोगे तो भी नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट मेडिसिन इज द चाइना। या आपको अपने पेशेंट को इस एक्यूट कंडीशन में 30 पोटेंसी में देनी है, 4-4 गोली दिन भर में 3 बार। द सेकंड मेडिसिन कौन सी है भाई? सेकंड मेडिसिन इस मटेरिया मेडिका की दूसरी सबसे बड़ी लीवर मेडिसिन है। और लाइकोपोडियम के अलावा वो कौन सी मेडिसिन हो सकती है? फिर सारे लोग गर्दन ऐसे ही लाएंगे, बोले साहब बिल्कुल सही बोल रहे, कोई है ही नहीं लाइकोपोडियम के अलावा कोई और दूसरी सबसे टॉप रैंक मेडिसिन है ही नहीं, इसलिए लाइकोपोडियम है। तो पहली हो गई चाइना, दूसरी हो गई लाइकोपोडियम। इससे भी आपको अपने पेशेंट को 30 पोटेंसी में देना है, 4-4 गोली दिन भर में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। अगर जरूरत पड़े तो 4 बार, हर 2 घंटे 3 घंटे पे दवा दो। पीलिया उतारना है और लीवर को सही करना है, क्योंकि पीलिया भी बढ़ेगा। वो आपको समझाने के लिए था। वो ये पूरा शुरू का 20 मिनट का नरेशन ये समझाने को था कि तुमको ये पता चल जाए कि तुम्हारे पेशेंट में टोटल बिलीरुबिन
कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो अगर अनकंजुगेटेड या कंजुगेटेड कोई भी बढ़ेगा तो टोटल तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो टोटल जो बिलीरुबिन है वो तो सीधा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड का। अब मुद्दा यह है कि अगर कंजुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा बढ़ रहा है मतलब वो पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है, सीधा सा इतना मोटा फंडा है और कुछ ज्यादा मोटी बुद्धि की बात नहीं है। अगर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकंजुगेटेड बढ़ रहा है इसका मतलब सीधा सा है वो हिपेटिक जॉइंटिस है, मतलब वो लीवर के अंदर होने वाला ऐसा जॉइंटिस है कि वो हिपेटिक जॉइंटिस है जिसको बोलते हैं हम, जिसमें पीलिया नहीं होगा। जब अनकंजुगेटेड बढ़ेगा तो पीलिया नहीं होगा, कंजुगेटेड बढ़ेगा तो पीलिया होगा। तो ये कुछ चीजों से तुम सिर्फ रिपोर्ट देख के डिसाइड कर सकते हो कि ये भाई ये क्या है, ये पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस है कि हिपेटिक जॉइंटिस है ना। इसमें पीलिया नहीं हो रहा है इसका मतलब ये हेपेटाइटिस है, ये हिपेटिक जॉइंटिस है। हिपेटिक जॉइंटिस में पीलिया नहीं होता, इसमें भयंकर पीलिया हो रहा है। इसमें अनकंजुगेटेड नॉर्मल है या कम बड़ा है पर कंजुगेटेड ज्यादा बड़ा है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है, ये पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस है। सिर्फ अगर ये पूरा वीडियो 4 बार देख लोगे ना तो कभी भी साला लीवर का पेशेंट बेवकूफ नहीं बना पाएगा आपको, ना पैथोलॉजी बेवकूफ बना। तो सबसे दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन कौन सी थी? मटेरिया मेडिका की लीवर पे काम करने वाली, हमारे सारे क्राइटेरिया को फुल करने वाली दो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन, चाइना 30, लाइकोपोडियम 30, 4 गोली दिन भर में 3 बार। तीसरी मेडिसिन कौन सी होगी? अरे भाई तीसरी मेडिसिन मटेरिया मेडिका की तीसरी सबसे बड़ी हिपेटिक मेडिसिन है जो हमारा हेपेटाइटिस भी कवर कर रही है, लीवर को भी कवर कर रही है, जॉइंटिस को भी कवर कर रही है और बाकी सब सिम्टम को कवर कर रही है। दैट विल बी चेलिडोनियम। जी हाँ दोस्तों, अब आप सब बोलो हाँ, है ना, सब बोलेंगे हाँ, क्योंकि भाई तीसरी सबसे बड़ी हिपेटिक मेडिसिन है चेलिडोनियम। और ये चाइना, लाइकोपोडियम और चेलिडोनियम के अलावा देयर इज नो फोर्थ मेडिसिन जो इनकी टक्कर दे सके, इनकी बराबरी कर सके एज अ लीवर रेमेडी पर एक्सीलेंस। तो तीसरी मेडिसिन हो गई आपका चेलिडोनियम। इसको मदर टिंचर में देंगे 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन भर में 3 बार। और ये जो तीनों मेडिसिन है इनका दिन भर में 3 बार सेवन कराइए अपने पेशेंट को। हर तीसरे दिन आपको बिलीरुबिन ये पूरी की पूरी आपको एलएफटी लगवाना है और आप देखेंगे हर तीसरे दिन किस चमत्कार के साथ पेशेंट की रिपोर्टें पहले दिन जो एबनॉर्मल थी और 7वें दिन नॉर्मलिटी की तरफ किस तेजी से प्रोग्रेशन होगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हेपेटाइटिस के बारे में, ठीक है। और एक और सजेशन है, इस वीडियो के पहले जॉइंटिस का वीडियो देख लीजिएगा और अगर इन दोनों वीडियो को मिला के साथ में कई बार देख लिया, कभी भी लीवर का प्रॉब्लम आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लिनिकली आप फेल हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले इवेंट में और इस हफ्ते में आने वाले जो है और वीडियो में और लाइव स्ट्रीम सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।